पिछले 3 चरण में बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 14 लोकसभा सीट का मतदान हो चुका है और अब चौथे चरण की लोकसभा सीट पर मतदान की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जो चौथे चरण में बिहार के 5 लोकसभा सीट का चुनाव है, उसमें दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, उजियारपुर और इसके अलावा एक और लोकसभा सीट है समस्तीपुर, जिसका नाम है। ये पांचों लोकसभा सीट का चुनाव होना है और इसमें एनडीए वर्सेस इंडिया की टक्कर जोरों शोरों से होगी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के घटक दलों का मुकाबला बीजेपी के या एनडीए गठबंधन के उन नेताओं से होगा जिन्होंने बिहार की राजनीति में पिछले 10 सालों से बड़ा प्रभाव डाला है। हम इस वीडियो में उन 5 लोकसभा सीटों की बात करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन के वो धुरंधर जो चुनावी मैदान में है, उनका सीधा मुकाबला उन नेताओं से होने वाला है जिन्होंने पिछले 10 सालों में बिहार की राजनीति पर खूब प्रभाव डाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव जी बेगूसराय सीट की। वो बेगूसराय सीट जो पिछले 10 सालों से गिरिराज सिंह का हो चुका है, लेकिन इस बार फिर से अवधेश राय और गिरिराज सिंह का टक्कर आमने सामने होगा। तो बेगूसराय की कहानी कितनी दिलचस्प है? देखिए, बेगूसराय में जो मुख्य मुकाबला है, वहाँ भाजपा के फायर ब्रांड नेता जो हिंदुत्व के सबसे बड़े वकालत करने वाले रहे हैं, उनसे सीपीआई कैंडिडेट अवधेश अवधेश कुमार राय। राय का है। और हम बता दें कि बेगूसराय को एक समय बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी या वाम दलों की जो विचार हैं, उस मानसिकता के लोग वहाँ प्रचुर मात्रा में थे। और अ, कई दशक तक बेगूसराय में वाम दलों ने राज किया था वहाँ। जी। अब जो है वहाँ की फिजा बदल चुकी है। और फिजा बदलने के बाद अब जब गिरिराज सिंह ने वहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किया, तो बेगूसराय की पहचान जो है वो एक कट्टर हिंदूवादी सांसद के रूप में हो को गई है। चुनने वाले कहते हैं लोकसभा क्षेत्र के रूप में सामने आई है। और हम सब जानते हैं कि गिरिराज सिंह अक्सर अपने मुस्लिम बयानों की वजह विरोधी और से पाकिस्तान विरोधी बयानों को लेकर न केवल भारतीय मीडिया में बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में। पाकिस्तानी मीडिया में भी उनकी चर्चा लगातार होती रहती है। तो ऐसे में इस बार जो सीधा मुकाबला होगा वो सीपीआई के कैंडिडेट अवधेश कुमार राय और गिरिराज सिंह के बीच है। तो ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है कि वहाँ कुछ इस बार दिख रहा है कि गिरिराज सिंह के कई जनसंपर्क अभियान के समय उनको फजीहत का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनका घेराव किया और उनके सामने ही उनके खिलाफ नारे लगाए। 5 तो साल का हिसाब भी मांगा और जा रहा है वो उनसे। वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम कहते हैं, उससे उनको वहाँ जूझना पड़ रहा है। तो ऐसे में गिरिराज सिंह की तो मुश्किलें साफ दिख रही हैं, लेकिन उनको जो वहाँ सबसे ज़्यादा भरोसा है, वो वहाँ भरोसा है उनको भूमिहार भूमिहार मतदाताओं पर, क्योंकि मतदाता। बेगूसराय जो है वो बिहार का वो चुनाव क्षेत्र है जहाँ भूमिहार मतदाता ही चाहे वो वाम दलों के मतलब कि जब उनका ज़माना था, उनका जब समय था, उस समय से लेकर आज तक वहाँ भूमिहार मतदाता ही वहाँ अपना सांसद चुनते रहे हैं। तो ऐसे में बेगूसराय में इस बार गिरिराज सिंह को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने कन्हैया कुमार को हराया था, तो वहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी तनवीर ने उनका थोड़ा उनको मदद की थी और वो वोट जो था उस समय वो बंट गया था। कन्हैया कुमार उस समय जो जेएनयू छात्र जेएनयू संघ के छात्र पूर्व पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष। रह चुके हैं, और वो भी एक फायरब्रांड ही नेता हैं। उनके भाषण काफ़ी वायरल होते हैं और काफ़ी लोग उसको सुनते हैं। तो उनका मुकाबला कन्हैया कुमार से था। तो कन्हैया कुमार के खिलाफ उन्होंने बहुत कंफर्टेबल जीत दर्ज की थी और 4 लाख से भी अधिक मतों से जीते उन्होंने थे। कन्हैया कुमार को हराया था। लेकिन इस बार जो है वो गिरिराज सिंह का आमना सामना सीधे अवधेश अवधेश राय कुमार से। राय को है। वो अवधेश कुमार राय जिनको न केवल कांग्रेस का बल्कि आरजेडी का भी वहाँ समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में अगर गिरिराज सिंह का कट्टर हिंदुत्व वाला चेहरा कहीं उन पर इस बार भारी न पड़ जाए, ये उन पर सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन हम 2019 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र करेंगे। बेगूसराय सीट जहां से गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार आमने सामने थे। बेगूसराय के बारे में कहा जाता है कि वो लेनिनग्राद था, लेकिन इसके बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी से उतरे कन्हैया कुमार। लेकिन कितनी पकड़ है बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह की
ये दर्शाता है कि 4 लाख वोटों से गिरिराज सिंह जीते थे उस दौरान भी। जी, वो बताएं हम कि 2014 के चुनाव में गिरिराज सिंह ने बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ा था। तब गिरिराज सिंह नवादा से चुनाव लड़े थे और बेगूसराय से भोला प्रसाद सिंह भाजपा के टिकट पर वहां से चुनाव जीते थे। तो भोला प्रसाद सिंह की जो छवि थी वो कट्टर हिंदुत्व की छवि नहीं थी। वो कई पार्टियों में रहे और बाद के दिनों में वो भाजपा में शामिल हुए, तो वैसी छवि नहीं थी। लेकिन जब गिरिराज सिंह बेगूसराय में आए और वो एक तरफ एक कम्युनिस्ट पार्टी में थे उस समय कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार का वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो विचार थे, और वैसे में गिरिराज सिंह का वो दौर था जो आपको याद करेंगे 2019 के चुनाव में पुलवामा हमला और बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी राष्ट्रीयता को उभारने वाले मुद्दे भी थे। लेकिन इस बार गिरिराज सिंह के पास वो जो मतदाताओं को रिझाने के लिए जो उनके 5 साल का जो कामकाज का हिसाब किताब है, वो उनके पास वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। हालांकि वो केंद्र में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ मुकाबला अगर जातीय गोलबंदी के तरफ जाता है तो गिरिराज सिंह को संकटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अवधेश राय खुद यादव जाति से आते हैं। इस बार जो एक कोयरी वोटरों का भी जो फैक्टर था वो सम्राट चौधरी के पक्ष में नहीं दिख रहा है। सम्राट चौधरी कोयरी वोटरों को भाजपा के पक्ष में करते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उसका एक स्पष्ट कारण है सम्राट चौधरी को लेकर कि सम्राट चौधरी खुद तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन भाजपा के लिए वो कोयरी उम्मीदवारों को वो उतारने में नाकामयाब रहे। तो इसलिए लेकर के कोयरी समाज में सम्राट चौधरी का वो कमसान चौधरी की मजबूरी वैसी नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए। तो अगर बैकवर्ड वोट वहाँ गोलबंद होता है, यादव, मैंने कहा कि यादव अवधेश कुमार राय खुद यादव जाति से आते हैं, उसके अलावा कोयरी मतदाता हैं, और उसके अलावा अगर मुस्लिम मतदाता और पिछड़ी जातियों का अगर वोट वहाँ गोलबंद होता है तो गिरिराज सिंह को इस बार काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल राजीव जी, गिरिराज सिंह और अवधेश कुमार राय चुनावी मैदान में इन दोनों का टक्कर होने वाला है, लेकिन किसका पलड़ा भारी रहेगा ये तो चुनाव के इस प्रचार के दौरान भी पता चल रहा है और चुनाव के परिणाम में तो पता चल ही जाएगा। खैर, परिणाम में तो सब कुछ साफ हो ही जाना है। लेकिन अब हम बात करेंगे मुंगेर लोकसभा सीट, वो मुंगेर लोकसभा सीट जहां पर ललन सिंह चुनावी मैदान में है, लेकिन चर्चा अनंत सिंह की हो रही है। इस फ्रेम में जब से अनंत सिंह की वापसी हुई है तो अनंत सिंह को लेकर खूब लोग चर्चा कर रहे हैं, और एक तरफ जहां अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी, दूसरी तरफ ललन सिंह और अब अनंत सिंह की वापसी, इस कहानी को कितना दिलचस्प बनाता है? देखिए, मुंगेर लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, और ऐसी स्थिति थी कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव में इस बार की परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल अलग दिख रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह का मुकाबला अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से था। नीलम देवी तब कांग्रेस की उम्मीदवार हुआ करती थी। फिर 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अनंत सिंह ने मोकामा से जीता था। मैं बताऊं कि मोकामा और बाढ़ दो ऐसे पटना जिला के लोकसभा विधानसभा क्षेत्र हैं जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, और ये बाढ़ और मोकामा दोनों भी क्षेत्र जो हैं वो भूमिहार बहुल हैं, और मोकामा में खास करके अनंत सिंह की काफ़ी पकड़ है। वहाँ उनके एक तरफ तो उनका भूमिहार मतदाताओं पर पकड़ है, इसके अलावा जो टाल क्षेत्र है जहाँ अति पिछड़ी जातियों की का वोट भी करीब 40,000 45,000 वोट अति पिछड़ी जातियों का है अनंत सिंह का, उस पर भी अच्छी पकड़ है अनंत सिंह की। तो ऐसे में जब नीलम देवी अनंत सिंह जब 2020 का विधानसभा चुनाव जीतते हैं, उसके बाद फिर उनको कोर्ट से अदालत से 10 साल एक आपराधिक मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, तो फिर अनंत सिंह को की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है बिहार विधानसभा से। उसके बाद अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को 2022 में मोकामा से विधानसभा के उपचुनाव में उतारा और नीलम देवी वहां से फिर जीत हासिल करती हैं। तब नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। बिल्कुल, लेकिन वहां पे एक बड़ा दिलचस्प हुआ था कि वहीं पर उनकी दूरियां खत्म होने लगी थी जब ललन सिंह पहुंचे थे नीलम देवी के प्रचार में। वो उसके बाद मैं बताऊं आपको आगे कि 2022 के बाद कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां, कहते हैं ना कि राजनीति में ना दोस्ती अस्थाई होती है ना दुश्मनी अस्थाई होती है, यहाँ जो होता है वो मतलब अस्थाई होता है। अगर एक नेताओं का एक दूसरे से अपना मतलब, अपना स्वार्थ अगर
साधा जा सकता है तो वो किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं और किसी से भी उनकी दुश्मनी हो सकती है। कुछ ऐसा ही अनंत सिंह और 2022 ललन सिंह के साथ भी हुआ। 2022 के बाद जब पिछले दिनों बिहार विधानसभा में वो आरजेडी की विधायक 2022 में चुनी गई थी, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, विधायक चुनने वाले जाने के बाद कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बदली और वो पिछले दिनों ही जब बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट से गुजर रहे थे तो नीलम देवी ने आरजेडी का दामन छोड़ करके जदयू के दाम का दामन थाम लिया और वो आरजेडी के विपक्ष की सीट से उठ करके वो ट्रेजरी बेंच की तरफ चली गई और वो आरजेडी से त्याग पत्र देकर वो चली गई जदयू में। तो उसके बाद से जो फिर जो दोस्ती जो दुश्मनी थी कभी ललन सिंह और ललन सिंह को लेकर के, वो दोस्ती दुश्मनी जो थी वो फिर दोस्ती में बदल गई। अब ललन सिंह, शुरुआत में तो ललन सिंह अपने आप में काफ़ी वहाँ कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दौर दिन नज़दीक आने लगा तब उनको वहाँ की मुंगेर की ज़मीनी हकीकत का भी पता चला। ज़मीनी हकीकत ये थी कि इस बार ललन सिंह के को लेकर के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी पूरे जोरों पर थी। खासकर वैसे मतदाता जो ललन सिंह पर विश्वास करते थे और इस बीच में मुंगेर में कहें या पूरे देश में या पूरी दुनिया में जो कोरोना का जो आतंक फैला था, तो वैसे में वहाँ के मतदाताओं के बीच ललन सिंह की जो लोकप्रियता थी वो बिल्कुल ख़त्म होने लगी। लोग उनको शाही अंदाज का नेता कहने लगे, वीआईपी सांसद कहने लगे, क्योंकि उनका जो मतदाताओं के साथ जो कनेक्शन था वो लगभग खत्म हो चुका था। और तो और कहें कई भूमिहार मतदाताओं से, कई भूमिहार के गाँव में वहाँ मेरी बात हुई, उनकी भी नाराजगी ललन सिंह को लेकर के साफ झलक रही थी और वो वोट देने को लेकर कहे कि ललन सिंह को इस बार हम सोचेंगे कि हम वोट देंगे या नहीं। ऐसे में ललन सिंह को ज़रूरत होती है अनंत सिंह की, क्योंकि अनंत सिंह का कम से कम पटना जिले में जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, 2 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, मोकामा और बाढ़। इन दोनों के अलावा अनंत सिंह का लखीसराय के जिले में जो मतलब कि जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहाँ भी उनकी अच्छी पकड़ है। भूमिहार मतदाताओं में खास करके उनकी ललन सिंह की अच्छी पकड़ है। इस पकड़ का जब अंदाजा हुआ ललन सिंह को तो वहाँ आनन फानन में अनंत सिंह को जेल से 15 दिनों के पैरोल पर बाहर निकाला गया है। और अब अनंत सिंह, हालांकि अनंत सिंह वहाँ किसी चुनावी सभा में या कहीं वो निकल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव ऐसा है कि अनंत सिंह के जेल से बाहर आने की जो सूचना पूरे इलाके में फैली है, तो एक गोलबंदी जो है, अब अनंत सिंह जिसको कहेंगे वोट देने के लिए, खासकर जिन उनके प्रभाव वाले भूमिहार मतदाताओं के अलावा जो अति पिछड़ी जातियों के मतदाता हैं, तो वो वोट ललन सिंह के पक्ष में अनंत सिंह करते दिखाई दे रहे हैं। अब रही बात वहाँ लड़ाई की, ललन सिंह की लड़ाई की, तो ललन सिंह की लड़ाई वहाँ अशोक महतो की पत्नी से है। अशोक महतो का भी अपना एक आपराधिक इतिहास रहा है। वो लगातार पिछले 17 सालों से जेल में सजा काट के अभी 4 महीना पहले ही वो जेल से बाहर निकले थे। अशोक महतो ने अभी तक शादी नहीं की थी। उनका भी चुनाव लड़ने का इरादा हुआ था, लेकिन वो खुद चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। तो ऐसे में उन्होंने खरमास के महीने में अनीता कुमारी से शादी की, बड़ी दिलचस्प और अनीता कुमारी से शादी की। और मैं बता दूं कि अनीता कुमारी महतो या कहें कुर्मी कोयरी जाति से तो नहीं है, वो गंगौत जाति से हैं, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला है। वो एक लीगल फर्म में काम कर रही थी, वो लॉ ग्रेजुएट है। तो एक पढ़ी लिखी महिला से अशोक महतो ने शादी की और फिर वो लालू जी की कृपा या लालू जी के आशीर्वाद से उनको राजद का अनीता कुमारी को टिकट भी दे दिया गया। तो जो अशोक महतो का भी जो इलाका है मुंगेर में, वो भी उनके काफ़ी प्रभाव का है और ख़ासकर कोयरी। और जब आरजेडी के टिकट पर हैं तो मुसलमान और यादव, ये सब वहाँ एकजुट हैं। और जब ये एकजुट जब दिखने लगे वहाँ पर, खासकर पिछड़े वर्ग के जो मतदाता हैं वो, तो ऐसे में ललन सिंह को अनंत सिंह की जरूरत महसूस हुई कि वो गोलबंदी उनके लिए भी जरूरी थी। एक सवाल ये होगा राजीव जी, जब लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं तो वो अपना गणित बैठाते हैं किसी भी लोकसभा सीट पर कैंडिडेट उतारने से पहले। तो लालू प्रसाद यादव ने मुंगेर में जो अपना कैंडिडेट उतारा तो उससे पहले उन्होंने हिसाब किताब बैठाया, गणित लगाया, उसी गणित के हिसाब पर अनीता देवी चुनावी मैदान पर आई। क्या अनंत सिंह की वापसी लालू प्रसाद के गणित को शून्य कर रही है?
अभी तो ये कहना मुश्किल है कि किसको कौन शून्य कर रहा है और किसको कौन प्लस कर रहा है, ये अभी कहना मुश्किल है। ये तो हम इस पर बात करेंगे जब 4 जून को जब इसका चुनाव चुनाव परिणाम आ आएगा। लेकिन अभी लड़ाई इसलिए दिलचस्प है कि वहाँ जातीय गोलबंदी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ जहाँ भूमिहार जाति को गोलबंद करने में ललन सिंह के साथ अनंत सिंह भी जुटे हुए हैं, उसके उसके अलावा वहाँ भाजपा का भी कुछ अपना कैडर वोट है, कुछ जदयू के समर्थक भी हैं, तो इनको वो एकजुट करने में जुटे हैं। उसी तरह लालू प्रसाद के का भी वहाँ काफ़ी है, वहाँ यादव मुस्लिम का तो उनका एक समीकरण है। लेकिन अशोक महतो के कारण कोयरी, कुर्मी और गंगौत, अगर ये मतदाता एकजुट हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर, ऐसे भी हम जानते हैं कि बिहार में पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है, अति पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह का प्रभाव मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कितना पड़ता है। और अशोक महतो भी खूब पसीना बहा रहे हैं, वो भी अपने चुनाव प्रचार में, और उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। वो खासकर उन गाँवों, उन जाति के गाँवों में संपर्क कर रहे हैं जो आरजेडी का आधार वोट रहा है, जैसे यादवों के गांव में वो जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के को लेकर के भी कोयरी मतदाताओं में काफ़ी भ्रम की स्थिति है। वो सम्राट चौधरी का, हालांकि सम्राट चौधरी भी खुद मुंगेर जिले से ही आते हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव अभी तक नहीं दिख रहा है, खासकर अशोक महतो के आगे। तो ऐसे में अब ये मुकाबला जो पिछले 2019 के चुनाव में ललन सिंह काफ़ी आसानी से मुंगेर का किला फतह कर चुके थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल अपने बल पर या फिर एनडीए के ताकत पर वो ललन सिंह इस बार अपना मुंगेर का किला फतह कर पाएंगे। ऐसे में अनंत सिंह की वापसी, अनंत सिंह का जेल से पैरोल पर रिहा होना, वो कितना रंग लाता है, अनंत सिंह ललन सिंह के लिए कितने अपने भूमिहार मतदाताओं के साथ साथ पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के मतदाताओं को कितना गोलबंद कर पाते हैं, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन वहाँ कहा जा सकता है कि वहाँ कांटे की लड़ाई है, लड़ाई काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर है, और जातीय समीकरण वहाँ पग पग पर दिख रहा है कि वहाँ हर वोटर किसी न किसी जाति के गोलबंदी में साफ दिख रहा है वहाँ पर। बिल्कुल, मुंगेर लोकसभा सीट और ललन सिंह के लिए जब अनंत सिंह आ ही गए हैं तो देखना ये होगा कि लालू प्रसाद यादव का गणित शून्य कर पाते हैं या नहीं, या फिर ललन सिंह जो अनंत सिंह को वापस बुलाए हैं वो अपने चुनावी मैदान को फतह कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अब हम बात करेंगे समस्तीपुर लोकसभा सीट काफी ज्यादा दिलचस्प। नीतीश कुमार वहां दाव पर हैं। नीतीश कुमार के 2 मंत्री, महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी और उसके बाद अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, दोनों के बच्चे इस बार चुनावी मैदान में। शांभवी चौधरी की बात की जाए तो लोजपा रामविलास के टिकट पर वो चुनावी मैदान में है, लेकिन महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस की टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में है। दोनों आमने सामने हैं और दोनों के जो पिता है वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 2 मंत्री हैं। उसकी बात करेंगे हम। समस्तीपुर लोकसभा सीट, चुनाव होने हैं 13 तारीख को। उसकी कहानी क्या लग रही है इस वक्त, और क्या लग रहा है सन्नी हजारी और शांभवी चौधरी के बीच का टक्कर? यहाँ पर तो सबसे ज्यादा संकट में दिख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि उनके कैबिनेट में ये जो दोनों मंत्री हैं वो अलग अलग पार्टियों से नहीं है। कोई भाजपा से होता है या कोई जदयू से होता, वैसी स्थिति नहीं है। दोनों ही जो मंत्री हैं, महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी, दोनों ही जदयू से मंत्री हैं, और नीतीश कुमार उस जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में शांभवी चौधरी के बारे में जानना पड़ेगा। पहले मैं आपको बताऊं कि समस्तीपुर का अभी तक राजनीति क्या इतिहास है। समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है। ये लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में वहाँ से इस समय जो निवर्तमान सांसद हैं, जो अभी भी निवर्तमान सांसद जो हैं, वो लोजपा के प्रिंस राज थे। प्रिंस राज जो हैं वो रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान के पुत्र हैं, और वो पिछला 2019 का चुनाव वो लोजपा के टिकट पर लड़े थे और उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की थी। उसके बाद जब लोजपा, रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा का जब बिखराव होता है और पारस अपने सभी जीते हुए 6 सांसदों में से 5 सांसद को अपने पाले में लाकर केंद्र में मंत्री बन जाते हैं और चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए, तो ऐसी स्थिति के बाद वहाँ का भी फिजा बदला। अब इस बार चिराग पासवान जो खुद को मोदी का हनुमान कहते थे, उनकी हनुमान चालीसा भी इस बार काम आई, और मोदी ने पारस को तरजीह देने की जगह जो 2 फाड़ में जो लोजपा बंट गई थी, तो इस बार नरेंद्र मोदी ने पारस को तरजीह देने की जगह इस बार अपने हनुमान को तरजीह दिया, और यह सीट
वहाँ की जो लोजपा की सिटिंग सीट थी वहाँ वो आ गई चिराग पासवान के खाते में, उनके रोजपा रामविलास के खाते में आ गई। तो रोजपा रामविलास के खाते में आने के बाद इस बार चिराग पासवान ने अपने चाचा और पशुपति कुमार पारस और अपने चचेरे भाई प्रिंस राज दोनों को बेटिकट कर दिया। वैसे में वहाँ पर अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, जो शांभवी चौधरी को लेकर के समस्तीपुर में इस तरह की कई तरह की चर्चाएं हैं कि शांभवी चौधरी ने अभी पिछले दिनों ही किशोर कुणाल जो महावीर न्यास परिषद के चेयरमैन हैं उनके बेटे से शादी की है उन्होंने। तो और अशोक चौधरी ने भी जो शादी किया है शांभवी की माँ, वो भी अनुसूचित जाति से नहीं है, वो भी फॉरवर्ड कास्ट से आती हैं। अनुभवी शांभवी भी फॉरवर्ड कास्ट में शादी की हैं। तो इसको लेकर के भी वहाँ कई तरह की चर्चाएं हैं कि शांभवी चौधरी तो फॉरवर्ड है और ये अनुसूचित जाति के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो हमारे यहाँ जो संविधान जो कहता है कि वो हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक हमारे यहाँ ये समाज है हमारा, तो चूंकि शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की पुत्री हैं और अशोक चौधरी अनुसूचित जाति से आते हैं, इसलिए इस अधिकार के साथ शांभवी चौधरी वहाँ चुनाव मैदान में हैं। दूसरी बात रही कि उन पर बाहरी प्रत्याशी होने का भी एक तरह से वहाँ पर आक्षेप लग रहा है कि शांभवी चौधरी बाहरी प्रत्याशी हैं। रही बात अब महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी की, तो सन्नी हजारी कल तक अपने पिता के साथ जदयू के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदला और पाला बदलते ही सन्नी हजारी को कांग्रेस ने समस्तीपुर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसे में अगर महेश्वर हजारी के पास भी अब वो उनके बारे में भी सुना जा रहा है कि वो भी अपने बेटे के लिए वहाँ समस्तीपुर में काफ़ी पसीना बहा रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार के दो मंत्रियों के बेटे और बेटियों का चुनावी मुकाबला समस्तीपुर में दिलचस्प हो चुका है। और सन्नी हजारी चूँकि समस्तीपुर से आते हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं वो, तो वहाँ बाहरी और भीतरी प्रत्याशी का भी मुकाबला है। तो यह समस्तीपुर का भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। हालांकि अब मतदान में मात्र 5 दिनों का समय ही रह गया है। तो ऐसे में जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आएगी वैसे ये मुकाबला जो है वो और तीखा होता हुआ दिखेगा। और मैं यह भी बताऊं कि शांभवी चौधरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समस्तीपुर में चुनावी सभा किया है। अब उसका कितना असर, उन्होंने उनको अपनी बेटी बताया है, तो अब इसका प्रधानमंत्री का कितना असर होता है उनकी अपील का वहाँ समस्तीपुर के मतदाताओं से, यह भी काफ़ी दिलचस्प होगा। देखने वाली बात होगी कि चार चुनाव को जब ईवीएम मशीन खुलेगा और उससे जब वोटों की गिनती होगी तो वो किसके पक्ष में जाता है। हमने 3 लोकसभा सीट की बात की, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय, लेकिन अब हम बात करेंगे उजियारपुर और दरभंगा। उजियारपुर लोकसभा सीट जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और दूसरी तरफ आरजेडी के कैंडिडेट है आलोक मेहता। इन दोनों की टक्कर आमने सामने है, एनडीए वर्सेस इंडिया। और वहां का चुनावी माहौल अब तक आपको क्या लगा है? देखिए, नित्यानंद राय भाजपा के काफ़ी पुराने नेता रहे हैं। वो बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस समय वो जो हमारे देश में नरेंद्र मोदी के बाद जो दूसरे नंबर के जो मंत्री हैं, जिसको हम अगर एक तरह से कहें कि हम उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं इस समय देश का, वो अमित शाह के मंत्रालय में वो गृह राज्य मंत्री हैं। तो नित्यानंद राय जाति से यादव हैं और उनका मुकाबला आरजेडी के आलोक मेहता से है। आलोक मेहता जाति से कुशवाहा हैं, वो कोयरी जाति से आते हैं। तो वहाँ यादव वर्सेस कोयरी जाति का के बीच मुकाबला होगा और ये मुकाबला सीधा मुकाबला है, आमने सामने का। वहाँ कोई भी तीसरा कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाता हुआ दिख रहा हो। तो कह सकते हैं कि वहाँ भी जातीय गोलबंदी जो है वो चरम पर है। नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं और आलोक मेहता कोयरी जाति से आते हैं, लेकिन दोनों के जो वोट बैंक हैं उसमें बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि आलोक मेहता लालू यादव की पार्टी से खड़े हैं और यादवों को माना जाता है कि यादव मतदाता जो हैं वो लालू के परंपरागत वोट है। यादव ही नहीं, मुसलमान को भी माना जाता है, मुस्लिम भी हैं। तो वहाँ एमवाई समीकरण में सेंध लगाना होगा नित्यानंद राय को। रही बात आलोक मेहता की, तो हमने कभी भी चर्चा में कहा कि हाँ, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो हैं वो खुद कुशवाहा जाति से आते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से लालू ने कुशवाहा जाति को साधने की कोशिश की है कि एक तरफ
इंडिया गठबंधन की तरफ से 6 कुशवाहा कैंडिडेट दिए जाते हैं इस बार लोकसभा के चुनाव में, जबकि भाजपा इस बार एक भी कुशवाहा कैंडिडेट देने में विफल रहती है। तो इसको लेकर के कुशवाहा मतदाताओं के बीच सम्राट चौधरी का जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आया है। तो वहाँ पर तय है कि कुशवाहा जाति के वोट पर तो आलोक मेहता का दबदबा तो होगा ही। अब आलोक मेहता नित्यानंद राय के यादव वोट में कितनी सेंध लगाते हैं, क्योंकि इस बार एक पैटर्न भी देखा जा रहा है इस बार के चुनाव में कि मुस्लिम मतदाता जो हैं वो बहुत टैक्टफुली मतदान कर रहे हैं, वो अपने मतों का बिखराव नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि समस्तीपुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है, वो मुस्लिम मतदाता भी वहाँ करीब 1.5 लाख से ऊपर मुस्लिम मतदाता हैं। यादव मतदाताओं की संख्या वहाँ ठीक ठाक है। अगर मुस्लिम और यादव की बात करें तो वहाँ वो करीब 3.25 लाख मतदाता हो जाते हैं। तो अगर कोयरी मतदाताओं के साथ साथ आलोक मेहता को मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलता है और आलोक मेहता यादव मतदाताओं में से अगर 50% यादव मतदाताओं को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं तो फिर नित्यानंद राय का भी समस्तीपुर में निकलना वहाँ उनका मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में और बाकी है कि जो नित्यानंद राय के साथ जो सबसे बड़ी ताकत है वो है भाजपा के कोर वोटर्स का। वो चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो अगर भाजपा को वोट देते हैं तो वो उसके प्रति वो ज़्यादा आक्रामक होते हैं और वो गोलबंद होते हैं। तीसरी बात रही कि अब जिस तरह से कल के मतदान में 7 मई के तीसरे चरण के मतदान में जिस तरह मतदाताओं का टर्नअप हुआ है, अगर वैसा टर्नअप समस्तीपुर में भी होता है तो वहाँ भाजपा की कुछ बात बनती दिखेगी। लेकिन अगर कहीं गर्मी के कारण या किसी अन्य कारण अगर मतदाताओं में वो उदासीनता दिखती है जो हमको पिछले पहले और दूसरे चरण के चुनाव में दिखी थी, तो ये मुश्किल जो है वो नित्यानंद राय की बढ़ेगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ सीधा मुकाबला है और आलोक मेहता पहले भी वहाँ सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में समस्तीपुर के बाद उजियारपुर का खेल भी जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में तो अब देखना है कि 4 जून में उजियारपुर से के मतदाता किसकी पसंद क्या होती है, नित्यानंद राय होते हैं या फिर आलोक मेहता। वो तो 13 तारीख को पता ही चल जाएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे चौथे चरण के बिहार में जो चौथे चरण में 5 लोकसभा सीटें, उसके आखिरी लोकसभा सीट। अब हम बात करेंगे दरभंगा की, जहाँ एक तरफ गोपाल जी ठाकुर है, दूसरी तरफ ललित यादव। और ललित यादव गोपाल जी ठाकुर में कौन क्या करेगा और कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए हम आपको बताएं कि इस बार लालू प्रसाद शुरू से ही आप पूरे उनके जो जितने भी प्रत्याशी आरजेडी के उतारे हैं या घटक दलों के, उन्होंने इस बार जातीय कॉम्बिनेशन को पर उन्होंने ज़्यादा काम किया है। आप चाहे वो औरंगाबाद हो या नवादा हो या जमुई हो, ये जमुई कह रहा हूँ मैं, ये मुंगेर हो, जब इस तरह के जितने भी चुनाव क्षेत्र हैं, तो लालू प्रसाद की कोशिश रही है कि इस बार लोकसभा का चुनाव फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड बनाने का। गोपाल जी ठाकुर मैथिल ब्राह्मण हैं, जबकि ललित यादव आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो आरजेडी के वो यादव हैं। और जो दूसरी बात है कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या काफ़ी है, 2.5 से 3.25 लाख मुस्लिम वहाँ मतदाता हैं। वैसे में पिछली बार और दरभंगा के बारे में बताएं कि ये दरभंगा पहले भाजपा का एक मजबूत किला हुआ करता था। वहाँ से कीर्ति आज़ाद ने 2009 और 2014 का चुनाव जीता था। 2019 में जब कीर्ति आज़ाद का टिकट काट करके गोपाल जी ठाकुर को दिया गया तो फिर कीर्ति आज़ाद ने भाजपा से इस्तीफा देकर टीएमसी जो में है और अभी वो बंगाल से चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो वो पारंपरिक सीट रही है दरभंगा की पिछले 3-4 चुनावों 5 चुनावों में, वो पारंपरिक सीट रही है। लेकिन इस बार जो बैकवर्ड कार्ड खेला गया है, पिछली बार वहाँ से आरजेडी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था, लेकिन इस बार लालू यादव ने ललित यादव को उतारा और ललित यादव दरभंगा के लिए एक जाना माना चेहरा है। तो ऐसे में अगर यादव वहाँ मतदाता एकजुट होते हैं, वहाँ भी वही कहानी होगी, फॉरवर्ड वर्ड से बैकवर्ड की लड़ाई हो जाएगी वहाँ। और वहाँ अगर मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ यादव और मुस्लिम, उसके अलावा पिछड़ी जातियों का भी अगर कोयरी और इन सब के मतदाताओं का भी अगर वोट मिलता है तो वहाँ भी सिक्का पलट सकता है।
दरभंगा में भी। रही बात गोपाल जी ठाकुर की, तो उनको लेकर भी वहाँ के मतदाताओं में थोड़ी नाराज़गी दिख रही है। वो वही था कि जब कोरोना का समय था या और भी कोई विपत्ति की स्थिति थी तो गोपाल जी ठाकुर वहाँ के मतदाताओं से काफ़ी दूर थे, तो वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रहा है गोपाल जी ठाकुर को। अब गोपाल जी ठाकुर को मोदी मैजिक पर काफ़ी भरोसा भी है कि अगर वहाँ मोदी जी का मैजिक चला तब तो गोपाल जी ठाकुर का बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन मतदाता अगर टैक्टफुली वोट करते हैं और उनकी नाराज़गी जो है गोपाल जी ठाकुर के को लेकर के वो अगर और बढ़ती है, तो ऐसे में फिर ललित यादव को का पासा जो है वो वहाँ मजबूत भारी हो दिखने लग जाएगा। जाएगा। खैर देखना दिलचस्प होगा। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस 5 लोकसभा सीट का विवरण दिया, बताया कि आखिर एनडीए वर्सेस इंडिया में किसका क्या क्या लग रहा है अभी, दोनों के मुकाबले में कौन आगे बढ़ेगा, दोनों ने कितना काम किया है लोकसभा सीट पर, किस तरीके से जातीय समीकरण को बैठाया गया है। लेकिन 13 तारीख का वो दिन है जब चौथे चरण में 5 लोकसभा सीट का चुनाव होना है। एनडीए वर्सेस इंडिया की टक्कर है और इस टक्कर में कौन कितना आगे बढ़ेगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर हम खबर बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।